कांग्रेस में तस्वीर साफ, पर बीजेपी में कौन जिम्मेदार? जीते तो क्रेडिट के लिए सब तैयार, हारे तो किसके सिर लटकेगी तलवार। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। चुनाव के परिणाम का दिन नजदीक आ चुका है। बस 3 दिन बाद ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के नए सरकार कौन होंगे। लेकिन एक कंफ्यूजन जरूर ठीक वैसे ही बरकरार रहेगा जैसे कि पूरे चुनावी साल के दौरान रहा है, खास तौर से बीजेपी में। बीजेपी ने आखिर तक ये क्लियर नहीं किया कि अगला सीएम फेस कौन होगा। यही कंफ्यूजन अब ये सवाल खड़े कर रहा है कि जीते तो किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा और हार गए तो वो ठीक रहा किसके सिर फूटेगा। क्योंकि जीत के लिए सबके अपने अपने दावे होंगे, जिसके जरिए खुद को क्रेडिट देना उनके लिए बहुत आसान होगा, जबकि हार का जिम्मा लेने वाला खुद कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस में यह तस्वीर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हारे या जीते, कांग्रेस के पास दोनों ही स्थितियों में सिर्फ एक चेहरा है और वो है कमलनाथ। अगर पार्टी जीतती है तो प्रत्यक्ष रूप से इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ को जाएगा। पर्दे के पीछे भले ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी तारीफों के हकदार बन जाएं, यही हाल हारने पर भी होगा। अगर कांग्रेस हारी तो इसका जिम्मेदार पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ ही माने जाएंगे। अब ये बात अलग है कि ये दिग्विजय सिंह के सियासी तजुर्बे और रणनीति की भी हार हुई, लेकिन बीजेपी में इन दोनों ही परिस्थितियों में जिम्मेदारी लेना बेहद मुश्किल होगा। बीजेपी ने जीत की खातिर मध्य प्रदेश में कोई चेहरा आगे नहीं किया। एक चेहरे के बदले बार बार रणनीति बदलकर कई चेहरों को जीत की जिम्मेदारी वापस सौंप दी। बीजेपी जीती तो यकीनन क्रेडिट की डिमांड होगी और हार गई तो क्या ये सभी जिम्मेदारी लेने आगे आएंगे? मध्य प्रदेश में वापसी की खातिर बीजेपी ने कई लेयर्स में रणनीति तैयार की है। पहले शिवराज सिंह चौहान अपने स्तर पर प्रचार करते रहे, उसके बाद अमित शाह ने कमान संभाली और सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। इतने पर भी शायद बीजेपी को इत्मीनान नहीं हुआ और एमपी के मन में मोदी का नारा उछालकर पीएम मोदी का चेहरा आगे कर दिया। संभवतः इसके बाद भी जीत की गारंटी नहीं मिली और संघ को ऐन वक्त पर कमान संभालनी पड़ी। संघ ने मोहल्ला स्तर पर जाकर जागरण सभाएं की। एक मोटे अनुमान के मुताबिक संघ के 40 लाख कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में एक्टिव हुए, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की जीत पक्की है। लेकिन यह जीत किसके खाते में जाएगी, क्रेडिट देते समय किसे बोना कर दिया जाएगा और किसका कद बढ़ा दिया जाएगा, उससे पहले यह तो तय करना ही होगा कि किसके दावे को कमजोर मान लिया जाए। बीजेपी की जीत के लिए अव्वल तो कोई एक चेहरा आगे नहीं है और दावेदारों की कतार बेहद लंबी है। क्रोनोलॉजी को थोड़ा उल्टा लेकर चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं संघ की। इस चुनाव से पहले संघ जागरण सभाएं करता है और लोगों को मतदान की अहमियत समझाता है, लेकिन यह सिर्फ चुनावी सजगता के लिए नहीं होता। इसमें मुद्दों पर भी चर्चा होती है और मतदाता को समझाया जाता है कि कौन सा दल उन मुद्दों से निपटने के लिए बेहतर है। सुनने में आया है कि इस चुनाव में संघ ने आम मतदाताओं को राज्यसभा की अहमियत भी समझाई कि वो किस तरह मध्य प्रदेश की दावेदारी केंद्र में मजबूत कर सकती है, जो केंद्र को मजबूत करेगी और केंद्र सरकार के लिए राज्य से जुड़े फैसले ले पाना आसान होगा। यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस भी इस तर्क को काट नहीं पाई और बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया। अब हम बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, जिनके लिए पूरा एंथम बना एमपी के मन में बसे मोदी, मोदी के मन में एमपी। इस एंथम के साथ शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पूरी तरह गायब कर दिया गया। होर्डिंग से लेकर बैनर तक में नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आगे हो गई और शिवराज की तस्वीर बोनी हो गई। मोदी को पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा मानकर खूब सभाएं करवाई गईं, खूब लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए। जीते तो यकीनन जीत का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी के सिर पर ही बंधेगा। जीत की खातिर सांसदों का चेहरा भी आगे किया गया। पहले उन्हें हर अंचल से अलग अलग जन आशीर्वाद यात्रा में भेजा गया, उसके बाद
टिकट ही सौंप दिए गए। अब पूरे प्रदेश में ना सही अपने अपने हिस्से की सीटों पर तो वो जीत में हिस्सेदारी मांगेंगे ही। मसलन मालवा की सीटें जीती तो कैलाश विजयवर्गीय क्या क्रेडिट नहीं लेंगे? महाकौशल का सेहरा प्रहलाद पटेल के सिर सजना भी लाजमी होगा। भले ही बेटे की वीडियो लीक कर नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ साजिशें अंजाम दी गई, लेकिन चंबल में जीते तो क्या वो खामोश रहेंगे? इसी तरह ग्वालियर संभाग की सीटों पर क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने प्रभाव को क्रेडिट नहीं देंगे? जीत के बाद क्या वीडी शर्मा चुप बैठेंगे? बीजेपी की सरकार सत्ता में लौटती है तो उसका क्रेडिट कसे हुए संगठन को जाएगा ही, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि संगठन के मुखिया होने के नाते इसके लिए वीडी शर्मा की ही पीठ थपथपाई जाना चाहिए। उन्हें भी यही उम्मीद होगी। सबसे आखिर में लाडली बहना योजना को कैसे भूल सकते हैं, जिसका आगाज किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वैसे भी कोई कहे या ना कहे, चुनावी हलकों में पहले ही लाडली बहना योजना को गेम चेंजर माना जा चुका है। शिवराज का फेस भले ही चुनाव में आगे ना हो, लेकिन उनकी इस फ्लैगशिप योजना को भला कैसे जीत के चैप्टर से बाहर किया जा सकेगा? और लाडली बहना को जीत का क्रेडिट मिला तो वो शिवराज को भी जाएगा ही। इसके अलावा जन दर्शन यात्रा और अलग अलग सभा और रैलियों के जरिए भी शिवराज आखिर समय तक चुनावी मैदान में एक्टिव नजर आए। अब उन्हें फिर से कुर्सी मिले या ना मिले, कुर्सी दिलाने के लिए तारीफ तो उनकी भी होगी। अब सवाल उठता है कि बीजेपी खुद किसे जीत का हार पहनाएगी? क्या पीएम नरेंद्र मोदी के नाम के आगे संघ और शिवराज की बिसात कायम रह पाएगी, या सांसदों को उनकी मेहनत का क्रेडिट मिल सकेगा? जो आप बात कह रहे हैं तो ये हमारा सामूहिक नेतृत्व, और सामूहिक नेतृत्व ही के कारण से हम लड़े हैं, और सामूहिक नेतृत्व में पार्टी के द्वारा ही हमारा संसदीय बोर्ड है वो निर्णय करेगा कि कौन हमारे मुखिया होगा और कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन मैं अभी वर्तमान में माननीय शिवराज जी भी मुख्यमंत्री हैं। मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस से बताए छत्तीसगढ़ में किसका चेहरा रखा है, कांग्रेस ने राजस्थान में किसका चेहरा रखा है? कांग्रेस भी तो सामूहिक नेतृत्व पे गई है, वहाँ पर किसी का चेहरा भी उन्होंने कांग्रेस ने भी घोषित नहीं किया। ये पार्टी की रणनीति होती है। हमारी रणनीति ये इस प्रकार की है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की भी तो है। कांग्रेस बताए कि अशोक गहलोत बनेंगे, सचिन पायलट बनेंगे, भूपेश बघेल बनेंगे, टीएस सिंहदेव बनेंगे छत्तीसगढ़ में। तो ये रणनीति का विषय होता है। और हमने तो तेलंगाना में भी कहा हमारा मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आएगा, ओबीसी वर्ग से। तो हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो मूल मंत्र राजनीति का, उसका अक्षर सा पालन करते हैं। देखिए, कांग्रेस का तो स्पष्ट था, सारे सब बड़े नेताओं ने बैठ कर के तय किया था। जनता की आवाज़ और कार्यकर्ताओं की आवाज़ को बड़े नेताओं के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हुए, कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रहा सवाल आपने भाजपा की बात कही कि उनका अंदर का मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जिस तरह से शिवराज सिंह जी चौहान को जनता ने नकारा है, उसी तरह से उनकी पार्टी ने भी नकारा है। 4-5 आयोजनों में तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने शिवराज सिंह जी का नाम भी नहीं लिया, जबकि मंच पर मौजूद थे। लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि नाम न लेना गलत होगा, तो फिर उन्होंने एक चिट्ठी जारी की, कोशिश की कि हम बैलेंस बनाने की कोशिश करें। आज हम ये देख रहे हैं कि शिवराज सिंह जी के लिए एक तय कर दिया रास्ता कि वो संगठन में, शायद मैं समझता हूँ भाजपा के संगठन में कोई काम करेंगे, ये उन्होंने तय कर लिया, ऐसा सुनने में आया है। देखो, राजनीतिक पार्टियों में जीत का श्रेय तो तय होता है किसको दिया जाएगा और किसको मिलने वाला है, लेकिन जो हार का ठीकरा है वो उसको फोड़ने को लेकर के अलग अलग फार्मूले काम आते हैं। ये परिस्थिति पर निर्भर करता है कि पार्टी किस पर ठीकरा फोड़ना चाहती है या नहीं फोड़ना चाहती है। ये दूसरी चीज़ ये है कि परफॉर्मेंस बीजेपी का कैसे रहता है, इस पर भी निर्भर करेगा। हाँ, अगर बीजेपी हारती है तो निश्चित रूप से ये उनको देखना पड़ेगा कि हार के कारण क्या हैं। अगर वो शिवराज सिंह चौहान, जिनको कि उन्होंने इस बार चुनाव में प्रोजेक्ट नहीं किया था सीएम फेस के रूप में, उन पर आरोप लगाना चाहेगी तो वो संभव इसलिए नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा चुनाव में मेहनत शिवराज ने की है। अगर वो कार्यकर्ताओं को अगर इसके जिम्मेदार ठहराएगी तो ऐसा भी नहीं कह सकते। अगर बीजेपी 100 सीटों के आसपास पहुँच गई तो ये भी नहीं कहा सकता कि बीजेपी का परफॉर्मेंस ख़राब रहा। और जहाँ तक तीसरा सवाल मोदी जी का है कि जिनको एक चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया गया था कि भाजपा का चेहरा यानी मोदी ही हैं, तो मोदी जी को चेहरा जिम्मेदार ठहराने की हिम्मत पार्टी में नहीं है। जीतने के बाद क्रेडिट लेने की होड़ मचना तय है, लेकिन हारे तो कौन आगे आएगा? बीजेपी के लिए यह भी एक बड़ा सवाल होगा। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हारी तो कौन होंगे जिम्मेदार? पीएम मोदी, सीएम शिवराज, या कह नहीं सकते?
इन 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर क्लिक कर आप अपना जवाब दे सकते हैं। ये सवाल हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.dassutra.com पर भी उपलब्ध है। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मध्य प्रदेश में बनेंगे हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा के आसार। तो इसके जवाब में 22% लोगों ने कहा हाँ, 74% लोगों ने कहा नहीं और 4% लोग बोले कह नहीं सकते। 3 दिसंबर के बाद बीजेपी को कई सवालों के जवाब तलाशने हैं। जीत या हार के लिए चेहरे तो ढूंढने ही हैं। अगर जीत गए तो सत्ता की बागडोर संभालने के लिए मुफीद चेहरा ढूंढना है और अगर हारे तो नेता प्रतिपक्ष चुनना है और फिर यह सोचना है कि अब हारे हुए प्रदेश से लोकसभा सीटों का कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी एक टेंशन के बाद बीजेपी एक और नए टेंशन का ही सामना करना है। अब यह टेंशन बीजेपी की खुशी के साथ आता है या फिर हार की उदासी के साथ, बस ये देखना बाकी है। नमस्कार।